जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 29 ऑफ जुलाई 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच ज्वाइन करने के लिए इन दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ पर प्रॉपर आपकी तैयारी करवाई जाती है हमारे पेड कोर्सेज में। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो तुरंत इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और फटाक से पेड कोर्सेज को ज्वाइन करें। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर जो है वो तैयारी करवाई जाती है। इवन लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए हर साल हमारे कोर्सेज को हम लोग अपडेट करते हैं। तो फटाक से कांटेक्ट करो और ज्वाइन करो, और ज्वाइन करने के बाद मुझे भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने ज्वाइन कर लिया है। और ये है हमारे आज के टॉपिक्स, जिनको हम लोग एक एक करके कवर अप करेंगे। और अगर आप फोन करके बताते हैं कि आप करंट अफेयर्स के हमारे रेगुलर लेक्चर्स को फॉलो करते हैं, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी जो है वो मिल सकता है। मैं आप लोग के एक बार कमेंट्स देख लेता हूँ। गोल्डी एलेक्स, वेरी गुड यार। आयुषी सिंह, दिग्विजय, बहुत बढ़िया। ईशा ठाकुर, श्वेता यादव, दीपशिखा सिंह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आयुष गुप्ता, बहुत शानदार। प्रीति मिश्रा, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बस रेगुलरिटी जो है वो मेंटेन रखिए, और क्वेश्चंस के जो है वो आंसर जो है वो देते चलिए। तो चलिए, अब बिना समय गवाए हम लोग जो है वो सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं, आप अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए। टॉपिक्स को आपको ध्यान से सुनना है जो मैं आपको समझा रहा हूं, और बीच बीच में जो चीज मैं आपको बोलूंगा नोट डाउन करने की, वो आपको नोट डाउन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो डायरेक्टली लिंक्ड है इंडिया की डिप्लोमेटिक इमेज और ग्लोबल मोबिलिटी पावर से। ग्लोबल मोबिलिटी पावर का मतलब कि किस प्रकार से हम मूव कर रहे हैं, यानी कि एक इंडियन जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड किस तरीके से मूव कर सकता है, राइट। तो ये इंडिया का इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में नजर आ रहा है। तो लिख लो टाइटल, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। ये जो लिखा है ना, ये ऊपर जो है वो लिख लो, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। अब सुनना बहुत ध्यान से, ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब न्यूज में क्या चीज है, तो 2025 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया ने 8 पोजीशन का जंप किया है, यानी कि 8 पोजीशन हमारी इंप्रूव हुई है। 8 स्पॉट जो है वो हमारी इंप्रूव हुई है, ये चीज मेंशन कर दो, लिख लो आप। 8 पोजीशन का इंप्रूवमेंट जो है वो इस साल हम लोग को देखने को मिल रहा है कंपेयर टू 2024। 2024 में हमारी रैंक जो थी, लिख लेना, 85 थी, और इस बार 2025 में हमारी रैंक जो है वो है 77। हम अपने पासपोर्ट से, यानी कि हमारे पास जो पासपोर्ट इशू होता है, उससे हम 59 कंट्रीज विजिट कर सकते हैं वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा और आपको पता होनी चाहिए कि आज की डेट में हम लोग 59 कंट्रीज जो है वो घूम सकते हैं। 59 कंट्रीज जा सकते हैं विदाउट वीजा या वीजा ऑन अराइवल, वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल। 59 कंट्रीज। तो ये हमारी इमेज जो है वो कैसे बनी, जब हमने कंट्रीज के साथ अपने रिलेशनशिप जो है वो इंप्रूव किए। अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में जो है वो थोड़ा सा सुन लीजिए। अब ये एक ग्लोबल रैंकिंग सिस्टम है। क्या करता है, पूरे दुनिया भर में पासपोर्ट को रैंक करता है, राइट। मेजर करता है कि किस कंट्री का पासपोर्ट होल्डर कितनी कंट्रीज जो है वो जा सकता है विदाउट प्री अरेंज वीजा। इस पे 3 कैटेगरीज होती हैं, लिख लो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की 3 कैटेगरीज। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की 3 कैटेगरीज लिख लो। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की 3 कैटेगरीज। कैटेगरी नंबर 1, वीजा फ्री। वीजा फ्री लिख लो, वीजा फ्री, कैटेगरी 1 वीजा फ्री। कैटेगरी 2, वीजा ऑन अराइवल। कैटेगरी 2, वीजा ऑन अराइवल। और कैटेगरी 3 लिख लो, कैटेगरी 3 लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, ठीक है। तो वीजा फ्री, वीजा ऑन अराइवल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, ये हटेगा कैसे भाई।
अरे यार ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई। एक सेकेंड आइस, मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी है, पूरा पेज जो है वो लाल कर दिया है मैंने। हाँ ठीक है, चलो सही हो गया, सही हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के तीन हम लोग को कैटेगरीज देखने को मिलती है। और ये इंडेक्स जो है वो हेनले एंड पार्टनर्स जो है वो बनाता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा और इंटरनल रिसर्च के बेसिस पर। तो ये लिख लो, इसको किसके द्वारा बनाया जाता है, देखो ये कैटेगरीज यहां पर लिखी हुई है ना जो मैंने अभी आपको बताई। और पूरे दुनिया भर में 227 कंट्रीज जो है उनको ये कवर करता है। और थर्ड पॉइंट भी लिख लेना, ये वाला पॉइंट भी, थर्ड वाला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि इसको हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा बनाया जाता है और इसमें IATA का डेटा यूज होता है। IATA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ठीक है, तो ट्रैवल फ्रीडम की जो है ये बात करता है कि एक कंट्री के सिटीजन जो है वो कितनी कंट्रीज में जाकर फ्रीली जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो इंडिया ने 85th पोजीशन से 77th पोजीशन पे जंप मारा, जो काफी स्ट्रॉन्ग जंप है, काफी ऊंची छलांग है। और इंडियन सिटीजन्स अब मलेशिया, मालदीव्स, थाईलैंड जैसी कंट्रीज में बिना वीजा ट्रैवल कर सकते हैं। श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, मकाऊ जैसी कंट्रीज वीजा ऑन अराइवल भी दे रही हैं इंडियंस को। तो ये चीज है। तो आपके हिसाब से मतलब इस प्रोग्रेस के पीछे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई कैसे हुआ ये, इतनी अच्छी हमारी पोजीशन कैसे हुई। तो हमारे बायलेटरल रिलेशंस इंप्रूव हुए, आपस में कंट्रीज के साथ हमने अच्छी बातचीत करी, रिलेशंस बनाए। दूसरा, हमारा इकोनॉमिक फुटप्रिंट ग्रो कर रहा है भाई, आत्मनिर्भर भारत अभियान। पैसा, जब पैसा दिखता है तो लोगों की नीयत जो है वो बदल जाती है। जब आप पावर पे आओगे तो आपके सामने जो आज की डेट में लोग जो है वो आपको इग्नोर करते हैं, वही आपके साथ जो है वो बिल्कुल चिपक जाएंगे। राइट, ऐसा लगेगा कि आपको लगेगा कि चेंज ही हो गया है सामने वाला व्यक्ति। सामने वाला व्यक्ति चेंज नहीं हुआ, आपकी पोजीशन चेंज हुई है। आपकी स्थिति को देखते हुए ये दुनिया जो है वो आपको ट्रीट करती है, ये बात याद रख लेना। अगर आज की डेट में आपको कोई गलत तरीके से ट्रीट कर रहा है तो बुरा मत मानो, चुप रहो, अपनी स्थिति इंप्रूव करो, फिर देखो ये दुनिया का जाल। दुनिया पीछे उसके भागती है जो पावरफुल है, जिसके पास पैसा है। इंडिया जब पावरफुल नहीं थी तब हमें इग्नोर किया जाता था, आज की डेट में हम पावरफुल हैं तो हमारे पीछे सब आते हैं। इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेकेंड पॉइंट। पहला पॉइंट, हमने रिलेशन अच्छे बनाए। दूसरा पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। तीसरा पॉइंट, फास्टर डिजिटल वीजा प्रोसेसिंग सिस्टम, टेक्नोलॉजी। तीसरा पॉइंट है टेक्नोलॉजी। आज की डेट में टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो उसके कारण भी हम लोग, क्योंकि हर एक कंट्री जो है वो चाहती है कि उसकी कंट्री के अंदर जो है वो फॉरेनर्स आए। बट यस, ये भी डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री से जो व्यक्ति आ रहा है। जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान से कोई अगर आएगा तो उसके ऊपर जो है वो थोड़ा जांच पड़ताल तो उसकी की जाएगी। पता है आपको 2021 में इंडिया की लोएस्ट रैंक थी 90 रैंक थी हमारी 2021 में। पांचवा पॉइंट देखो आप, 90 रैंक 2021 में, लिख लो चाहो तो। और क्या ये हमारी बेस्ट रैंक है 77 जो आज की रेट में है? नहीं, 71st थी हमारी रैंक 2006 में, जो सबसे बेस्ट थी एक टाइम पर। चलिए, अब पूरे दुनिया भर में क्या चीज बदली है, तो 2006 में वीजा फ्री डेस्टिनेशंस को ग्लोबल एवरेज, मतलब वीजा फ्री डेस्टिनेशंस का ग्लोबल एवरेज था 58, मतलब 58 कंट्रीज में एवरेज तौर पर आप जा सकते हो विदाउट वीजा या वीजा ऑन अराइवल, जो 2025 में बढ़कर हो गया है 109 कंट्रीज। यानी कि आज की डेट में 109 कंट्रीज वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल सर्विसेज जो है वो ऑफर कर रही हैं। तो ये शो कर रहा है कि दुनिया जो है वो ज्यादा ओपन हो रही है। 80 से ज्यादा कंट्रीज ने अपनी पासपोर्ट रैंकिंग में 10 या उससे ज्यादा रैंक इंप्रूव की है। और ये ट्रेंड कोविड के बाद टूरिज्म, ट्रेड, डिप्लोमेसी को रिवाइव करने का ही एक रिजल्ट है। अब इसमें हम लोग को जो है वो क्या चीज देखने को मिल रही है, सिंगापुर फर्स्ट रैंक पर है, लिख लीजिएगा, सिंगापुर फर्स्ट रैंक 193 डेस्टिनेशन, यानी कि सिंगापुर का कोई व्यक्ति है, सिंगापुर का पासपोर्ट जिसके पास है, वो बिना पहले वीजा लगाए 193 कंट्रीज विजिट कर सकता है, ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर दूसरे नंबर पर आ रहा है जापान और साउथ कोरिया। जापान और साउथ कोरिया लिख लेना भैया, ये रैंक 2 पर है ये दोनों कंट्रीज। इन कंट्रीज के सिटीजन 190 देश विजिट कर सकते हैं, अगेन ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट कर सकते हैं विदाउट वीजा या वीजा ऑन अराइवल।
और यूएई ने लंबी छलांग मारी है 10 सालों में, 42nd रैंक से लेकर 8th रैंक पर आ गई है यूएई। यूएई ने सबसे लंबी छलांग मारी। काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये भी टॉप 5 में हम लोग को देखने को मिल रही हैं। तो ये टॉप 5 बस आप थोड़ा सा ध्यान में रखो, सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली। बट परफॉर्मेंस किसकी अभी गिरी है? परफॉर्मेंस जो है वो गिरी है यूएसए की। ये अब 10th रैंक पे है, पहली बार टॉप 10 से गिरने का कगार पर, मतलब टॉप 10 से गिर सकती है अगर इसने इंप्रूव नहीं किया अपने आप को तो। यूके जो है वो अब 6th पोजीशन पर हम लोग को देखने को मिल रही है। और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनकी पॉलिसीज, इन्होंने स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज बनाई है ना, लोगों को अपनी कंट्री में आने से जो है वो रोका। आपने देखा होगा ना न्यूज वगैरह में, यूके, यूएसए ये दोनों ही रोक रही थी कि हमारी कंट्री में मत आओ, बाहर निकलो। ब्रेग्जिट के बाद तो यूके में ये चीज ज्यादा हो गई, और डोनाल्ड ट्रंप के बाद यूएसए में ये चीज ज्यादा हो गई। इट इज ऑल अबाउट पॉलिसी। नेक्स्ट, अफगानिस्तान की जो है वो क्या पोजीशन है? तो अफगानिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का सबसे वीक पासपोर्ट माना गया है, लिख लेना। अफगानिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का सबसे वीक पासपोर्ट जो है वो माना गया है अफगानिस्तानी। अब तालिबान रूल आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी कंट्रीज डरेगी ना। तो ये रिफ्लेक्ट करता है, मतलब ये पूरा गेम देखो आप, ये जो पासपोर्ट हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स है, ये हमें क्या शो कर रहा है कि कितना ट्रस्ट है दूसरी कंट्रीज को एक कंट्री के सिटीजन के ऊपर। यही तो है, और क्या है भाई। आप किसी कंट्री के व्यक्ति को अपनी कंट्री में बुला रहे हो विदाउट वीजा, विदाउट प्रायर वीजा, वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी दे रहे हो, तभी दोगे ना जब आपको उस कंट्री के सिटीजन पे ट्रस्ट होगा। अभी यहां पर अफगानिस्तान पे ट्रस्ट नहीं है, तो सबसे लोएस्ट है, याद रखना। अफगानिस्तान जो है वो अभी भी बॉटम में, सबसे आखिरी में आ रहा है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ में आई होगी। और आज नाग पंचमी है, सभी लोगों को नाग पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भोलेनाथ महादेव सबके ऊपर कृपा बरसाए रखे। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025, लिख लो टाइटल, राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025। और कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या मुझे आप प्रॉपर डेफिनेशन दे सकते हो कोऑपरेटिव्स की, किसको बोलते हैं कोऑपरेटिव्स, क्या है ये कोऑपरेटिव्स, सहकारिता किसको कहा जाता है? तो ये एक रिवॉल्यूशनरी इकोनॉमिक और रूरल पॉलिसी है, गांव क्षेत्र की एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी। क्योंकि हम लोग आज की डेट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट कर रहे हैं। क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया कहीं पर? अगर किया गया है तो कहां पर किया गया है, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चंस मैं आपसे जो है वो पूछ रहा हूं, जो अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं। और अगर आपने जनरल स्टडीज पर ध्यान दिया है तो आप इसका आंसर जो है वो आराम से दे पाएंगे। और ये देखो, अगर जनरल स्टडीज पर ध्यान नहीं दिया है तो आपको देखो वो यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रहे हैं कुछ नंबर्स। ये देखो मेरी जस्ट साइड में कंधे के, जहां पर ज्ञान सर लिखा हो उसके बाजू में नंबर है, उन नंबर पर कॉल करो और कोर्सेज ज्वाइन करो। तो क्या है ये कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025? आइए पहला पॉइंट लिखते हैं। 24 जुलाई 2025 को न्यू दिल्ली में लॉन्च हुई। पहला पॉइंट लिख लो, 24 जुलाई 2025 लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम एंड कॉर्पोरेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेटिव्स भी है ना हमारी, तो होम मिनिस्ट्री, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री ने जो है वो इसको लॉन्च किया हो। ऑब्जेक्टिव क्या है? 50 करोड़ सिटीजन, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य 50 करोड़ सिटीजन को कोऑपरेटिव सेक्टर से जोड़ना। 50 करोड़ सिटीजन को कोऑपरेटिव सेक्टर से जोड़ना। फोकस इंक्लूसिविटी के ऊपर, कि समावेशिता, कि लोगों को शामिल करें। सेकंड फोकस सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, सतत विकास के ऊपर। और थर्ड फोकस और बहुत इंपॉर्टेंट फोकस, ग्रामीण सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, रूरल एम्पावरमेंट। लिख लो, ये 2022 के बाद, सॉरी 2002 के बाद, ये भी लिखना 2002 के बाद पहली बार जो है वो लॉन्च हुई है ये पॉलिसी। कोऑपरेटिव्स को एक्सपेंड करने का इसका मिशन है। 99% इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कोऑपरेटिव्स में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है सरकार, और इससे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछेगी, याद रखना।
लिख लिया? चलो आगे बढ़ेंगे। अब देखो एक एक करके चीजें जो बताते जा रहा हूं सुनते जाओ बस। अब सिर्फ सुनना है, जितना पॉइंट था लिखने का प्रीलिम्स के लिए वो लिख लिया आपने। अब समझने वाली चीज पे समझो। कोऑपरेटिव जो है ना, उनको सबसे पहला पॉइंट तो ये करना है, इंस्टीट्यूशनल और मॉडर्न बनाना है। 2034 तक ये पॉइंट लिख लेना, ये वाला पॉइंट लिख लो। 2034 तक कोऑपरेटिव सेक्टर का जीडीपी शेयर 3 गुना ज्यादा बढ़ाना है। यानी कि कोऑपरेटिव सेक्टर का जीडीपी में जो शेयर है वो 3 गुना ज्यादा हो जाना चाहिए 2034 तक। ये लिख लीजिए, सेकंड वाला पॉइंट जो है ना, ये टारगेट पे जो है वो लिख लीजिए। कोऑपरेटिव का शेयर जीडीपी में जो है वो 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। हर गांव में एटलीस्ट एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए, ये भी लिख लो। एटलीस्ट एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हर गांव में होनी चाहिए। हर गांव में एटलीस्ट एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा, जिन लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में नहीं पता उनको 1 मिनट में बता देता हूं मैं। एक गांव में फॉर एग्जाम्पल 10 दूध वाले हैं। एक गांव में 10 दूध देने वाले हैं, दूध वाले जो भैया आते हैं ना वो है 10 दूध वाले, मतलब 10 लोगों के पास अपनी अलग अलग गाय, अपनी अलग अलग भैंस होंगी, है ना, जो पूरे गांव में और आसपास के गांव में जो है वो दूध बांटते होंगे। करेक्ट? अब ये अलग अलग काम कर रहे हैं, तो इससे नुकसान जो है वो क्या होता है, एक ही व्यक्ति को एक लिमिटेड मेहनत जो है वो करनी पड़ती है। बट सपोज करो ये सब एक साथ मिल जाए, ये 10 दूध वाले एक यूनियन बना ले और ये बोलेंगे नहीं भाई हमारे पास जितनी गाय है हम कंट्रीब्यूट कर देते हैं, मिलकर जो है वो दूध निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब 10 दूध गाय वाले एक साथ मिल गए, तो 5 जो है वो मिल्क प्रोडक्शन पर काम करेंगे, 2 जो है वो काम करेंगे मार्केटिंग पे, 3 लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पर और दूसरी चीजों पर काम करेंगे, सप्लाई वगैरह पर काम करेंगे। तो क्या हुआ, ये एक कंपनी बन गई ना। इसको बोलते हैं कॉपरेटिव्स। और अमूल जो है ना, अमूल मिल्क कितना बड़ा ब्रांड है, कॉपरेटिव है वो। तो ये दिस इज कॉपरेटिव, एज सिंपल एज इट। देखो कितने सिंपल तरीके से समझा दिया मैंने आपको, अब कभी नहीं भूलोगे। तो यही ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमारे यहाँ पर लोग जो अलग अलग काम कर रहे हैं उनको बोल रहे हैं भाई इकट्ठा मिलकर करो, जिससे कि बड़ा प्रोडक्शन कर पाओगे आप मास लेवल पर। अमूल देखो आज अमूल की सक्सेस, इसमें गांव क्षेत्रों की महिला हुई, युवा हुए गांव क्षेत्रों में, एससी एसटी कम्युनिटी हुई, उनको सबको सशक्त करना है। 2047 तक एक एम्प्लॉयमेंट रिच और आत्मनिर्भर इकोसिस्टम क्रिएट करना मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग को 6 पिलर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर मत लिखो, ये पिलर्स लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसमें, पहली चीज ये बोल रहा है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, इसकी गवर्नेंस और कैपेसिटी इंप्रूव करना इनका ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि पैसा चाहिए ना भाई, लोन चाहिए। अब आपने 10 लोग मिलकर, चलो ठीक है इकट्ठे हो गए, तो उनको फैक्ट्री ओपन करनी है, तो फैक्ट्री ओपन करने के लिए स्पेस चाहिए, स्पेस के लिए लगेगा पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है उसके लिए लगेगा पैसा, वेयर हाउस तैयार करना है उसके लिए लगेगा पैसा। पैसा कौन देगा? बैंक। तो ये है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, पैक्स। इसका शासन और बेहतर करना, और ये सोसाइटी भी जो होती है ना, ये भी वहां पे लोगों की होती है। लीगल फ्रेमवर्क को हर 10 साल में अपडेट करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है इनका। क्योंकि लीगल फ्रेमवर्क अपडेट नहीं होंगे तो लूप होल्स होंगे, लूप होल्स होंगे तो उसका फायदा उठाकर कुछ लोग जो है वो धांधलाबाजी कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में 30% ग्रोथ का टारगेट रखा जाए कि भैया 30% ग्रोथ तो उसकी होनी चाहिए। 45,000 से ज्यादा नए पैक्स ऑलरेडी पाइपलाइन में है। डिजिटल गवर्नेंस पर काम करो, रियल टाइम डेटा पर काम करो, कंप्यूटराइजेशन पर काम करो, टेक इनेबल्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इंश्योरेंस, ग्रीन एनर्जी, टूरिज्म, इन एरियाज पर जो है वो काम करना जरूरी है। राइट? तो ये चीज बोल रहा है। जन औषधि, एलपीजी, नल जल योजना, इन सब एरियाज पर भी पैक्स काम करे। तो ये पैक्स के बारे में बता रहे हैं बेसिकली। नए सेक्टर्स को कवर करो, रिन्यूएबल सेक्टर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना। 3 नए नेशनल लेवल कोऑपरेटिव्स हैं, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड, नेशनल सीड कोऑपरेटिव, नेशनल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्केटिंग कोऑपरेटिव। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट फॉर यूथ, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी टाइप इंस्टीट्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन 2.0, वुमेन लेड कोऑपरेटिव्स पर फोकस कर रही है। राइट? तो ये सब चीजें इन पर जो है वो काम करना जरूरी है। बस कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर, और जो मैंने आपको बताया बस वो चीज जो है वो ध्यान में रखो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज
को जो है वो और बेटर बनाने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, आज के चैलेंजेस जो है उसको ध्यान में रखते हुए उसको इस तरीके से तैयार करो। यही ऑब्जेक्टिव इस पॉलिसी का हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, और कुछ नहीं है। बस दैट्स इट। चलिए, अब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। आपको ऑलरेडी पता है यार, अब यूके से इंडिया में आने वाले प्रोडक्ट जो है वो सस्ते हो जाएंगे। कुछ दिनों पहले मीटिंग हुई थी, याद आ रहा है? हमने कुछ दिनों नहीं, महीनों पहले हमने डिस्कस किया था, मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने पहले वाला टॉपिक था ये। इंडिया और यूके की मीटिंग नहीं हुई थी, हमने बात करी थी कि अब यूके से महंगी महंगी जो गाड़ियां जो होती हैं वो सस्ती हो जाएंगी। कुछ याद आ रहा है किसी को? रेंज, मैंने बोला भी था, रेंज रोवर जैसी गाड़ियां जो है वो सस्ती हो जाएंगी। यस, और भी काफी सारे प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे। मेरा खुद भाई लंदन में बैठा हुआ है, ही इज ऑल्सो प्लानिंग कि कुछ अपॉर्चुनिटी जो है वो उठाई जाए। अब देखो क्या होता है, यही स्मार्टनेस होती है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, आप लोग जैसा, वो क्या करता है पता है? वो देखता है अच्छा ये पॉलिसी चेंज हुई, तो इस पॉलिसी चेंज में अपॉर्चुनिटी ढूंढो। इसलिए तो आप देखते होंगे, कई बार आप देखते होंगे कि एक अचानक से एक घर में एक आईएएस बन गया, उसके बनते हुए ही 5-10 साल में आप देखेंगे उस घर की पूरी दशा जो है वो चेंज हो जाएगी। जहां वो छोटी सी कुटिया थी, वो आज की डेट में एक बड़ी हवेली बन गई। फिर लोग बोलते हैं देखो कितना करप्शन किया उसने। करप्शन नहीं किया, उसने अपने परिवार के हर एक बंदे को सेट कर दिया, हर एक बंदे को बता दिया कि इस सेक्टर में काम करो, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। गवर्नमेंट में नहीं आना कोई बात नहीं, प्राइवेट में काम करो, ये सेक्टर तुम्हारे लिए अच्छा है। इससे क्या हुआ, मतलब कि डेवलपमेंट हो गया। एक आईएएस बनने के बाद व्यक्ति बोलते हैं ना कि एक आईएएस जो है वो सातों पीढ़ी जो है वो सुधार देता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसके पास वो विजन होता है, वो पावर होती है, वो समझदारी होती है। पॉलिसीज जहां पर बनती है उसके मेन, उसमें स्टार्टिंग पीरियड में वही रहता है, फिर उसके बाद वो खुद बनाता है या बनाती है। तो यही गेम है भाई। अब देखो यूके, अरे यार दौलत हट यार, दौलत हमारा नीचे बैठा हुआ है यहाँ पे, गुस्से में देख रहा है मुझे कि उठा दिया मुझे। तो चलो आओ इसी के बारे में हम लोग जो है थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो जुलाई 2025 में इंडिया और यूके ने साइन किया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। लिख लो भैया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट फाइनली साइन हो गया इंडिया और इंडिया और यूके के बीच में। लिख लो। साथ ही इंडिया यूके विजन 2035 ये भी जो है वो हम लोगों ने अडॉप्ट किया, ये भी लिख लेना। इंडिया यूके विजन 2035 भी जो है वो अडॉप्ट किया गया। इसका मकसद है दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड, डिफेंस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट, ऐसे सेक्टर्स में कॉपरेशन बढ़ाना। ये लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना लिख लो बस। अब क्या है भाई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। एरो बनाओ, लाइन बनाओ, सेटा के नीचे लाइन बनाओ और लिखो ये एक एफटीए है। क्या है ये? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। 99% इंडियन एक्सपोर्ट्स यूके में जीरो ड्यूटी एक्सेस देता है। इंडियन जब यूके के अंदर प्रोडक्ट भेजेंगे तो उसमें ड्यूटी जो है वो कम लगेगी कंपैरेटिवली, जो पहले ज्यादा लगती थी। गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, मोबिलिटी, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, सब कुछ इसके अंदर कवर्ड है। पता है आपको डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन जो है, डीसीसी, ये जो यहां पर लिखा हुआ है, ये अलाउ करता है इंडियन वर्कर्स को कि वो सोशल सिक्योरिटी पेमेंट जो है वो यूके के अंदर 3 साल के लिए स्किप कर सकते हैं। जिसको नहीं पता ये लिख लेना। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि जो इंडियन वर्कर्स जो यूके के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे मेरा भाई है यूके के अंदर काम कर रहा है लंदन में, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो अब 3 साल तक सोशल सिक्योरिटी पेमेंट से नहीं देंगे, क्योंकि वहां पर हर चीज में आपको कंपलसरी इंश्योरेंस कराना, आपको कंपलसरी ये करवाना वो करवाना, जो सोशल सिक्योरिटी वाली चीजें होती है ना, तो एग्जेम्प्ट हो गई 3 साल के लिए। मतलब कि अब जो पैसा, फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ सैलरी आती है, तो सैलरी में कई बार होता है ना, प्रोविडेंट फंड कट गया, मेडिकल एक्सपेंस कट गए, हाउस रेंट अलाउंस कट गया, कम ऑन, होता है ना, ऐसी चीज है, ये सोशल सिक्योरिटीज है, तो ये कटेगा नहीं ज्यादा। इसका मतलब ये है कि हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, हाथ में ज्यादा सैलरी आएगी। ये इसका फायदा है डीसीसी का। देखो ये लिखा भी हुआ है इसमें, हालांकि हाँ, सोशल सिक्योरिटी वेवर अंडर डीसीसी। यस।
अब सेटा जो है वो समझ ही चुके हो आप कि इंडिया और यूके के बीच में किस तरीके का काम जो है वो चल रहा है। इससे फायदा क्या होगा लिखने की जरूरत नहीं है। देखो कपड़े वाला मार्केट हुआ, लेदर मार्केट हुआ, ज्वेलरी मार्केट हुआ, है ना, मरीन प्रोडक्ट्स हुए, ये जीरो ड्यूटी में जाएंगे। डेयरी सेक्टर जो है वो उसको प्रोटेक्ट किया गया है, क्योंकि हमने बोला कि नहीं भाई डेयरी सेक्टर को प्रोटेक्ट करना है। ये चीज लिख लो आप, डेयरी जो है उसको प्रोटेक्ट किया गया है, उसको जो है वो एक्सक्लूजन क्लॉज के अंदर रखा गया कि नहीं भाई हमें एक्चुअली हमें अभी हमें जरूरत है यार, एक्सपोर्ट के चक्कर में अपने डोमेस्टिक नीड्स को थोड़ी ना बर्बाद कर देंगे, तो हमने डेयरी को जो है वो नहीं दिया है। ये याद रखना, ये याद रखने वाली चीज ये है डेयरी वाली। फिर इससे जो है वो क्या फायदा होगा, आईटी, लीगल, फाइनेंशियल सर्विसेज और ज्यादा बेहतर होंगी, राइट। आर्किटेक्चर, एजुकेशन, कंसल्टिंग, इन सब चीजों में ज्यादा होगा। शेफ्स, योगा इंस्ट्रक्टर, इंजीनियर, म्यूजिशियंस, ये सब लोग ज्यादा यूके में जा सकेंगे, वहां पे उनको और जॉब्स मिल सकेगी। अब ये डीसीसी मैंने आपको समझा ही दिया था, ये इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो लिखा है कि ये एग्जेम्प्ट करती है इंडियन प्रोफेशनल्स को और एम्प्लॉयर्स को कि सोशल सिक्योरिटी पेमेंट जो है वो 3 साल तक जो है वो नहीं देनी है। देखा जो चीज मैंने बताई, देखो यहाँ पर लिखी हुई है, ये समझने वाली चीज। ये डीसीसी पूछ सकते हैं आपसे, डीसीसी बताइए आप, और ये पता भी होना चाहिए आपको। एमएसएमई, महिलाओं, एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिशियंस, युवाओं और फार्मर्स के लिए स्पेशल क्लॉजेस हैं। यूके के 63.4 बिलियन डॉलर एग्रीकल्चर मार्केट का एक्सेस मिलेगा भैया। स्पाइसेस, टी, कॉफी, मीट, ये सब चीजें, तो बहुत फायदा होने वाला है, अभी तो देखते जाओ। इसमें एक अच्छी ग्रोथ होगी। बायलेटरल ट्रेड का गोल है 2030 तक 112 बिलियन यूएस डॉलर पहुंचाना है, ये लिख लो। इंडिया और यूके बोल रहे हैं कि अभी हमारी दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड 56 बिलियन डॉलर का होता है, अब उसको बढ़ाकर 2030 तक 112 बिलियन डॉलर का ट्रेड करेंगे ये। ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से सपोर्ट मिलेगा, यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज से सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 6G, जैसे अभी 5G चल रहा है ना, वैसे ही 6G, देखो फर्स्ट वाला पॉइंट टेक्नोलॉजी वाला, इस पर काम करेंगे। साइबर सिक्योरिटी पर, सेमीकंडक्टर पर, क्रिटिकल मिनरल्स पर काम किया जाएगा, राइट। रेयर अर्थ मिनरल्स होता है ना, जिसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। 10 साल का एक रोड मैप जो है वो तैयार किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन, अंडर वाटर वॉरफेयर, अंडर वाटर वॉरफेयर, अभी तक तो स्पेस के वॉरफेयर का नाम आपने सुना होगा कि हाँ यार स्पेस पे भी वॉर हो सकता है, अब अंडर वाटर वॉरफेयर वो तो चलती है। अब देखो सबमरीन वॉर तो आपको ऑलरेडी पता है, बट उससे भी ज्यादा और एडवांस टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी, सबमरीन से भी एडवांस। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, 2+2 डायलैक्स, नेवल कॉपरेशन, एंटी टेरर अटैक्स, मतलब ये सब चीजें जो होती है ना, उस पर हम काम करेंगे। क्लीन एनर्जी पर काम किया जाएगा, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए जाएंगे, कार्बन मार्केट्स पर फोकस करेंगे ये लोग मिलकर। ये देखो लिखा हुआ ये फोर्थ वाला पॉइंट। पूरे दुनिया भर के ग्रीन इनिशिएटिव जो है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रेड, जेप्टिक, जीरो एमिशन व्हीकल ट्रांजिशन काउंसिल, तो इन सब का सपोर्ट जो है वो इंडिया को मिल सकेगा। तो अच्छा अच्छा, ये बहुत शानदार जो है वो एग्रीमेंट हुआ है, इसमें काफी इंडिया को जो है वो फायदा मिलने वाला है। इंडिया यूके का सेटा और विजन 2035 एक ब्लूप्रिंट है नेक्स्ट जनरेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, जो इंडिया की इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, डिप्लोमेटिक पावर को ग्लोबल लेवल पर अपलिफ्ट करेगा। बहुत शानदार एग्रीमेंट है ये, और इससे रिलेटेड 99% है, इस क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक जजमेंट आया है अभी, क्लाइमेट जस्टिस इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमन राइट के साथ रीडिफाइन करेगा ये। आओ डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां पर है, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि ये वाली कोर्ट कहां पर है, कोई मुझे बता सकता है लोकेशन, कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की लोकेशन कहां पर है, कहां पर है ये कोर्ट, किस कंट्री में है। आइए बात करेंगे हम लोग। तो 23 जुलाई 2025, अभी रिसेंटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक हिस्टोरिक, ऐतिहासिक एडवाइजरी ओपिनियन दी है, एक लैंडमार्क एडवाइजरी ओपिनियन। लैंडमार्क मतलब कि ऐतिहासिक। क्या ओपिनियन दिया भैया इनने, इनने बोला है कि हेल्दी, लिख लो, आईसीजे ने, ये पहला वाला पॉइंट, ये जो पहला पॉइंट दिखाई दे रहा है, आईसीजे, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एडवाइज, एडवाइज, क्या बोला इनने, क्लीन
क्लीन हेल्दी सस्टेनेबल एनवायरमेंट इक्वल्स टू फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। क्लीन हेल्दी सस्टेनेबल एनवायरमेंट, स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण, ये तीन चीजें इक्वल्स टू, ऐसे बनाना, इक्वल्स टू फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, मौलिक मानव अधिकार। कि भैया मतलब अब ग्लोबल लेवल पर सभी व्यक्ति को क्लीन, उसका पर्यावरण साफ मिलना चाहिए, हेल्दी मिलना चाहिए और सस्टेनेबल मिलना चाहिए। ठीक है। और ये केस जो था वो किसने जो है वो लेकर आया था? वनुआटू ने। वनुआटू ने ये केस लेकर आया था, लिख लेना। और 130 से ज्यादा कंट्रीज ने जो है वो उसको सपोर्ट किया, वनुआटू को। हालांकि क्या ये बाइंडिंग है? नहीं, ये बाइंडिंग नहीं। और वैसे भी मैक्सिमम इंटरनेशनल इस प्रकार के एग्रीमेंट मतलब एडवाइस है ना, तो कहां से बाइंडिंग होगी? नॉन बाइंडिंग। और वैसे भी एग्रीमेंट भी अगर होता या जजमेंट भी होता तो भी नॉन बाइंडिंग की कैटेगरी में रहता ही है, अनटिल अनलेस कि उस पर रेक्टिफिकेशन ना हो कंट्रीज का बाइंडिंग बनाने के बाद। पर ये डिसीजन ही काफी इंपॉर्टेंट है। इस डिसीजन को देखकर देखना आप, काफी सारी कंट्रीज के अंदर इसको लीगल प्रैक्टिस में जो है वो लाया जाएगा। वनुआटू देखिएगा आप, ये कंट्री की लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। इस कंट्री से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, क्योंकि छोटी छोटी कंट्रीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रही है ना एनवायरमेंट से रिलेटेड। सी लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। लोग बहुत अच्छा, इन्हें वनुआटू कंट्री ने बहुत अच्छा वो निकाला है केस, या आप कह सकते हैं कि याचिका, पिटीशन जो है प्रस्तुत किया। और बहुत सही डिसीजन ग्लोबल लेवल पर ये आया है। तो यही चीज पूछेंगे आपसे और ज्यादा नहीं पूछेंगे। ठीक है। कंट्रीज जो है वो काम करेगी यूएनएफसीसीसी के अंडर, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, पेरिस एग्रीमेंट के, मतलब ये सब इन सब जो ऑलरेडी ट्रीटीज है, इसको भाई प्रॉपर तरीके से लागू करो। ये ऑलरेडी है हमारे पास, बट कंट्रीज लागू नहीं करती हैं। जैसे अमेरिका हुआ, अमेरिका फर्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी। बस यही चीज इसके अंदर बात बताने की जो है वो कोशिश की थी, और कुछ नहीं है इस टॉपिक में। ड्यूटीज जो है वो सभी की है भाई। कहा यही जा रहा है कि क्लाइमेट का ऑब्लिगेशन सभी के ऊपर आता है। कोर्ट ने डिक्लेयर किया क्लाइमेट प्रोटेक्शन जो है वो ऑब्लिगेशन है, एर्गा ओमिनेस, यानी कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर एक साथ लागू होगा। एर्गा ओमिनेस, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस बात है। कब से हम लोग, कितने टाइम से पेरिस एग्रीमेंट में भी देख रहे हैं बार बार कि भाई ग्लोबल वार्मिंग जो है ये, हालांकि कुछ कंट्रीज ने किया है ऐसा, बट इसका भुगतान ऐसी कंट्रीज भी कर रही हैं जिनका कोई लेना देना नहीं था ग्लोबल वार्मिंग से, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था ग्लोबल वार्मिंग में, जैसे स्मॉल आइलैंड कंट्रीज, बट फिर भी वो भुगत रही है ना। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट ये कहा जाता है कि डेवलपिंग कंट्रीज को फंड प्रोवाइड करा, और ये बहुत सही जरूरी भी है, क्योंकि डेवलप कंट्रीज ने जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पर जो है वो डेवलप हो गई, पोल्यूशन जो है वो करके। बोलो हाँ या ना? यस। और आज की रेट में भुगतान जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को भरना पड़ रहा है, लाइक इंडिया, इमर्जिंग कंट्री। ठीक है। देखो लिखा ना, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, राइट टू हेल्थ, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट। फिर इसके अलावा इंटरजनरेशनल इक्विटी, कंट्रीज जो है उनको कहा गया कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, ना ही सिर्फ आज की जनरेशन के लिए बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। तो इसको इंटरजनरेशनल इक्विटी कहते हैं। पल्यूटर पे प्रिंसिपल, याद आ रहा है, हमने भी डिस्कस किया हुआ है, जो पॉल्यूशन करेगा उसी को पे करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जो है वो लागू करनी है, ऐसा जो है वो ये जजमेंट जो है वो बता रहा है। तो आर्टिकल 21 ध्यान में रखना, आर्टिकल 48 ए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी है, ये ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, आर्टिकल 48 है। ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, आर्टिकल 48 ए, क्योंकि 21 तो आपको याद होगा ही। ठीक है, बस और कुछ नहीं गाइस। काफी अच्छा जजमेंट था ये आईसीजे का। और आज आप लोग के लिए एक टास्क है, लिख लो, आपको आईसीजे के बारे में जो है वो पढ़ना है। अरे ऑपरेशन महादेव के बारे में किस किस को पता है? मजा आ गया है, पहलगाम का हमने वो दे दिया बिल्कुल।
मुंह तोड़ जवाब। जिसको नहीं पता पढ़ना कुछ दिनों में आ जाएगा अपने पास भी, अपन भी पढ़ेंगे, लेक्चर में आ जाएगा। चलिए, तो मैं क्या बता रहा था फिर आपको, अब नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नाम से क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है नाम से? एक ऐसी अथॉरिटी जो फाइनेंसेस को रिपोर्ट करेगी, बताएगी क्या गड़बड़ी है क्या नहीं। ऑडिटिंग, जैसे ऑडिटिंग होता है ना, उसी टाइप जो कैग का काम होता है, उसी टाइप की अथॉरिटी है। तो 23 जुलाई 2025 को श्री नितिन गुप्ता, एक फॉर्मर आईआरएस ऑफिसर 1986 बैच के और एक एक्स सीबीडीटी चेयरमैन बन गए। मतलब एक्स सीबीडीटी चेयरमैन थे और अब ये बन गए हैं नए चेयरपर्सन नेशनल ये फाइनेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी के। ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग अथॉरिटी के, सॉरी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। लिख लो भाई इनका, ये पहला वाला पॉइंट पूरा लिख लो। नितिन गुप्ता जी जो है, जो जो पहले आईआरएस ऑफिसर थे, यूपीएससी क्वालिफाइड। मोटिवेशन मिलना चाहिए आपको इस चीज से। आईआरएस, मेरे भी काफी सारे लोग हैं आईआरएस में, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। तो अब ये आप लोग भी बन जाओगे तो ऐसा बोलूंगा मैं कि मेरे भी कुछ स्टूडेंट है, अब ये भी बने हैं। अब ये बन गए भैया नए चेयरमैन नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी के। साथ ही 3 फुल टाइम मेंबर्स भी अपॉइंट हुए हैं, इनके भी नाम लिख लो भैया। कई बार स्टेट पीएससी नाम पूछ लेती, तो फर्स्ट और सेकंड वाला जो पॉइंट है यहां पर आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये दोनों लिख लो। अब ओथ जो है वो इनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने के सेक्रेटरी ने जो है वो दिलवाई, ये भी लिख लेना भैया कि किसने ओथ जो है वो दिलवाई, कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी ने। चलिए, अब ये समझ लो आप, ये नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी क्या है, लिख लो। सबसे पहला पॉइंट, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर। 1 अक्टूबर 2018 को बनाई गई थी, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 132 क्लॉज 1 के तहत। ये पूरी चीज लिख लेना, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, पूरी चीज लिख लो। इसका काम क्या होता है? मॉनिटर करना, इंप्रूव करना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ऑडिट प्रैक्टिसेस की क्वालिटी को इंडिया के अंदर। अरे जैसे कि सीए वगैरह जो होते हैं ना, सीए हुए, कंपनी सेक्रेटरी हुई, राइट, तो ये सब लोग जो है वो बेसिकली ऑडिटिंग का, रिपोर्टिंग का, फाइलिंग का जो है वो काम करते हैं। तो इनकी प्रैक्टिसेस को और बेटर बनाने का सजेशन देना, कोई गड़बड़ी है, लूप होल है, तो उसको आइडेंटिफाई करना, है ना। तो ये सब इनके मेनली जो है वो काम होता है, बस और कुछ नहीं। देखो लिखा हुआ है, कंपनीज और ऑडिटर्स के लिए अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड लागू करते हैं, कि कंपनी सेक्रेटरीज जो है वो उनका क्या स्टैंडर्ड होगा, क्या उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में कंपनी सेक्रेटरी फाइल करती है ना अपनी, आपको पता होगा, एक इसका एग्जाम होता है भाई। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम होता है ना सीए का, वैसे कंपनी सेक्रेटरी का भी एग्जाम होता है। सीएस वाले एग्जाम को मैं कभी भूल नहीं सकता, कुछ चीजें जुड़ी होती है पास्ट से। मतलब मेरे नहीं, मैंने ऐसा कोई एग्जाम जो है वो दिया नहीं, बट समझदार को इशारा काफी है। बट भूलना चाहता हूँ, बट भूल नहीं पा रहा है। फालतू की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल गवर्नेंस को स्ट्रांग बनाने के लिए रिकमेंडेशन देती है ये। ऑडिट क्वालिटी को मॉनिटर करना, इंप्रूव करना, ये सब इसके काम होते हैं बस। बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज होती है ना, और अनलिस्टेड कंपनी होती है, उनके लिए आईसीएआई, आईसीएआई आपको पता होगा, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए हम लोग को देखने को मिलता है। ऐसे ही आईसीएसआई होता है ना, एक दूसरा कंपनी सेक्रेटरी के लिए। यस, तो वो दोनों पे ही एक जो है काम करती है। बस इतना, इसमें कुछ लिखने की जो है आपको आवश्यकता नहीं है, इतना कुछ खास। बस आपको पता होना चाहिए कि ये अथॉरिटी जो है हमारी कंट्री के अंदर फाइनेंस रिपोर्टिंग पर काम करती है, और जो भी लोग ऑडिटर से होते हैं हमारी कंट्री के सीएसीएस, तो इनके लिए स्टैंडर्ड जो है वो प्रिपेयर जो है वो किए जाते हैं, जिससे कि ओवरऑल हमारी कंट्री के अंदर रिपोर्टिंग फाइलिंग जो है वो प्रॉपर होए, बिना किसी गड़बड़ी के। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ भैया। यूएवी लॉन्च प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। क्या बात है, लिख लेना भैया मिसाइल का नाम, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर्स टू वे डेटा लिंक, ये लिखने की जरूरत नहीं है। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल एक हम लोग को देखने को मिल रही है। मिसाइल जो है वो यूएवी के लिए, ड्रोन्स के लिए हमने मिसाइल जो है वो
वो लॉन्च कर दिया। अभी मुझे लगता है आगे चल के इसका नाम चेंज कर देंगे ये लोग। अभी जो ये नाम दिख रहा है ना ULPGM-V3, ये आगे चल के चेंज हो जाएगा, बट फिर भी लिख लो अभी के लिए ये वाला नाम। 4 किलोमीटर दिन के समय पर, रात के समय पर 2.5 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। ड्रोन से चलने वाली मिसाइल है ये, देख लेना इसकी फोटो एक बार गूगल पे। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में हम लोग को AI पावर्ड डायनेमिक टारगेटिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। सुन लो, ये टॉपिक लिखने की जरूरत नहीं है। एक AI सॉफ्टवेयर अलाउ कर रहा है, जो भी सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होती है ना, धरती को ऑब्जर्व करती है, पहले भी बढ़ा चुका हूं मैं आपको, आई जिसको बोलते हैं, अर्थ आई। तो ये डिस्टिंग्विश करेगा क्लाउड वर्सेस क्लियर एरियाज को रियल टाइम में। अच्छा, कौन से क्लाउड एरियाज, रियल एरियाज, कौन से उसको डिस्टिंग्विश करेगा। मतलब कुल मिलाकर उसमें AI सॉफ्टवेयर का को जो है वो इंस्टॉल जो है वो कर दिया, बेटर प्रोसेसिंग, फास्ट स्पीड के लिए, बेटर डेटा के लिए। बस और कुछ नहीं, इसको लिखने की जो है जरूरत नहीं, उतना कुछ खास नहीं है, बस दैट्स इट। और इंडिया का एम्बिशन टू बिकम ग्लोबल सुपर कंडक्टर हब। यस, हम लोग ग्लोबल सुपर कंडक्टर हब जो है वो बनने का एम्बिशन जो है वो रख रहे हैं। तो उससे रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन है, सुपर कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, तो ट्राई करो इसका आंसर जो है वो देने की। और चलिए, बस आज के लिए गाइस इतना ही था। अब मैं साइन ऑफ करता हूं। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल। और होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा है, और लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताना।